गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करते हैं लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड की, अधिगम अक्षम बालकों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और मैं ये बता दूं स्टार्टिंग में ही कि यह सिर्फ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से या सिलेबस के दृष्टिकोण से ही ज़रूरी नहीं है। समाज में मुझे लगता है कि हर वह व्यक्ति, हर किसी को इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में बहुत बड़ी विसंगति है। बहुत बहुत स्वागत है अनुष्का, स्वागत है सबको। आज हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड की, अधिगम अक्षम बालकों के विषय में। और यह इतना इम्पॉर्टेंट है कि न सिर्फ परीक्षा या सिलेबस के दृष्टिकोण से या आप एक टीचर के दृष्टिकोण से, मुझे लगता है कि समाज के हर व्यक्ति को इसके विषय में जानना चाहिए। एक बहुत पहले एक फिल्म आई थी, तारे या सितारे ज़मीं पे, मुझे याद नहीं है, आमिर खान की फिल्म थी। उसका थीम ही यही था कि उन्होंने लर्निंग डिसेबल्ड को ही आधार मानकर वो बनाए थे। तो हर माता पिता को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, हर टीचर को जानकारी होना चाहिए, हर समाज के हर व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबको स्वागत है, सब लोग जुड़ जाइए। अभी तक हम लोग कल चर्चा किए थे समस्यात्मक बालक और अपराधी बालकों के विषय में। आज हम चर्चा करेंगे अधिगम अक्षम बालक या लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड के विषय में। सबका स्वागत है, बिल्कुल आ जाइए आप लोग। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर आप YouTube पर भी अपना वीडियो डालिए। मैं इसके विषय में भी सोच रहा हूँ कि YouTube पर भी वीडियो डालना चाहिए। और मैथमेटिक्स, मुझे लग रहा है कि ये इसकी कमी है। काफ़ी लोगों का ये कमेंट आया या वो लोग पर्सनली फ़ोन कर रहे हैं कि सर मैथमेटिक्स पढ़ाइए। तो मैं बहुत जल्द एक आध आज ही शुरू करना चाह रहा था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कल से मैथमेटिक्स की लाइव क्लास चले। और मैं मैथमेटिक्स में सिर्फ आपका सिलेबस नहीं पढ़ाना चाहता, सिलेबस तो रहेगा ही, साथ में मैं यह इतना पढ़ा देना चाहता हूं कि आप किसी भी परीक्षा में आपकी जो अर्थमेटिक या बेसिक मैथमेटिक्स पूछी जाती है उससे संबंधित प्रश्न आप हल कर पाएँ, उससे से संबंधित प्रश्न आप गलत न करें, वह पूरा का पूरा आप सिक्योर कर लें। चाहे वह कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC हो या UP SSS हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, या GS वाले पेपर में भी कुछ मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूछे जाते हैं। तो उस मैथमेटिक्स को भी ध्यान में रखकर मैं चाहता हूं कि बिल्कुल सभी लोगों को इससे फ़ायदा हो। इसके लिए मैं एक प्लेटफॉर्म भी, यह पेज काफ़ी बिजी शेड्यूल का पेज है, तो मैं एक अपना YouTube चैनल भी उस पर मैं लाइव आऊँगा। कल मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगा और मैथमेटिक्स के लिए आप उस पर लाइव रहेंगे। हम सब मिलकर उस पर बात करेंगे और निश्चित रूप से सभी लोग लाभान्वित होंगे। नीलम शर्मा जी, रोहित, गीता, सोनी जी, सबका स्वागत है। अनुष्का, आपको मैथ्स की क्लास लेनी चाहिए। बिल्कुल, मैं कल से ही शुरू कर दूंगा। अभिषेक सिंह राजपूत जी, सबको नमस्कार। मैं कल से ही शुरू कर दूंगा मैथमेटिक्स की क्लास। थोड़ी सी परेशानी ये हो रही थी कि उसमें बोर्ड की ज़रूरत थी और नेट स्लो होने की वजह से उस पर मैं लिखता हूँ वह दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने उसका एक विकल्प के रूप में सोच रखा है। कल से मैं बिल्कुल मैथमेटिक्स, यह तो रेगुलर चलती ही रहेगी यह क्लास। आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी यह कंटिन्यूअस क्लास चलता रहे। और इसके अतिरिक्त मैथमेटिक्स को मैं सोच रहा हूं कि अपने YouTube चैनल पे लाइव आऊं और वहीं पे वीडियो भी अपलोड हो जाए कि बाद में भी जो लोग इसका लाभ उठाना चाहें लाभ उठाएं। चलिए, आज हम बात करते हैं लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड के विषय में। सबसे पहले 1963 में 1963 में सैमुअल किर्क
नाम याद रखिएगा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह आपको जानना चाहिए, सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से नहीं, यह सबको इसके विषय में जानना चाहिए। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों जानना चाहिए। जब हम आप इसके पहचान के बारे में, इसके बारे में चर्चा करेंगे तो आप सब लोग यह सोचेंगे कि यह जरूर जानना चाहिए, यह हम लोगों को भी जानना चाहिए। इसको बहुत दिन पहले तक, बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है और काफ़ी पहले तक इसको यह विशेष बालक के कैटेगरी में नहीं मानते थे लोग, इसको भी मंद बुद्धि मान लेते थे। लेकिन ये इस तरह के बालक मंद बुद्धि बालक नहीं होते हैं। इनकी औसत आईक्यू अच्छी होती है। इनकी औसत आईक्यू 190 और 110 के मध्य या उससे अच्छी होती है, लेकिन तब भी इनमें अधिगम अक्षमता होती है। यह इनमें पढ़ने में परेशानी, पढ़ने में विकार होता है, अधिगम में विकार होता है। ऐसे बालकों के विषय में मनीषा गुप्ता जी, राधे राधे। सबसे पहले 1963 में सैमुअल किर्क एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने एलडी शब्द का प्रयोग किया। यह आप याद रखेंगे, यह कई परीक्षाओं में पूछा गया था, सबसे पहले पूछा जा चुका है। सबसे पहले सैमुअल किर्क मनोवैज्ञानिक ने एलडी, लर्निंग डिसेबल्ड, मैं लर्निंग डिसेबल्ड या अधिगम अक्षमता के स्थान पे, हाँ बिल्कुल सही, सैमुअल नॉट सैलुअन, सैमुअल किर्क। अभी दे देता हूँ, कुछ देर क्लास खत्म होने के बाद मैं कल के क्लास का पीडीएफ दे देता हूँ। टाइप तो नहीं हो पाया है, हाथ से लिखा हुआ ही पीडीएफ मैं जरूर दे दूंगा। अभिषेक जी, बिल्कुल मैं जरूर दूंगा। अभी क्लास खत्म होने के बाद ही हाथ से लिखा हुआ नोट्स आप लोगों को जरूर मैं दे दूंगा। चलिए इस पे ध्यान देते हैं। मैं श्योर, आपने याद दिला दिया, मैं श्योर क्लास खत्म होने के बाद ही तुरंत मैं आपके पेज पे कल वाले क्लास का नोट्स डाल दूंगा। यह बिल्कुल नवीन क्षेत्र है, मनोवैज्ञानिकों के लिए भी एकदम नया क्षेत्र है। ठीक है, अब इनमें अक्षमता क्या होती है? इनमें अधिगम की अक्षमता होती है। अधिगम में विशेष रूप से जो समस्याएं होती है, इनको लिखने में समस्या होती है ऐसे बालकों को पढ़ने में समस्या होती है, और ऐसे बालकों को अंक निर्माण में समस्या होती है। जो अधिगम अक्षम बालक होते हैं वह, गुड इवनिंग सूरज जी, ऐसे बालकों को लिखने, पढ़ने एवं अंक निर्माण में समस्या होती है। यह समस्या इनकी मंद बुद्धि होने के कारण या मानसिक रूप से ये कमज़ोर नहीं होते हैं। यह किसी एक क्षेत्र में या एक से अधिक क्षेत्र में, या इनमें सिर्फ कुछ ऐसे बालक होते हैं जो सिर्फ लिखने में जिनको परेशानी होती है, बाकी और कार्य बहुत ठीक ढंग से करते हैं। कुछ ऐसे बालक होते हैं जिन्हें सिर्फ पढ़ने में परेशानी होती है, बाकी कार्य को बहुत ठीक से करते हैं। कुछ ऐसे बालक होते हैं जिनमें सिर्फ अंक निर्माण संबंधी दिक्कतें होती है, और कुछ ऐसे भी बालक होते हैं जिनमें इन तीनों तरह की समस्याएं होती हैं। यह बालक एकदम पहले से स्पष्ट रूप से आप लोग जान जाएं कि ये बालक मंद बुद्धि के बालक नहीं होते। इनकी आईक्यू औसत बालकों से या उनसे भी अच्छी आईक्यू होते हैं। यह अपने क्षेत्र में पढ़ने में इनको समस्या होती है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में यह बहुत अच्छा कार्य करते हैं। प्रतिभाशाली के तरह, बिल्कुल संजय जी, प्रतिभाशाली बालकों के तरह ये बालक कार्य करते हैं। यह दोष होता कहाँ से है? जो मस्तिष्क की तंत्रिकाएं होती है उनमें कुछ दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से इनका मस्तिष्क में उचित संप्रत्यय नहीं बन पाता है। जैसे आपको याद होगा वो तारे जमी पे या सितारे जमी पे कुछ ऐसी मूवी थी जिसमें आपको याद होगा कि वह बच्चा लिखता 6 है लेकिन पढ़ता 9 है। उसके मस्तिष्क में उल्टा कॉन्सेप्ट, जो तंत्रिकाओं में दोष के वजह से, दोष किसी कारण से बचपन में गर्भावस्था में समस्या आ जाती है, या चोट लग जाता है, या बीमार बहुत ज़्यादा बचपन में कोई बालक पड़ जाता है, या गर्भावस्था में कोई समस्या आ जाती है, उस समस्या के कारण उनके मस्तिष्क की तंत्रिकाओं में दोष उत्पन्न हो जाती है, जिससे उनके मस्तिष्क में बनने वाला संप्रत्यय, जो उनके मस्तिष्क में संप्रत्यय बनता है,
वह ठीक नहीं बन पाता है, उससे उनमें विकार उत्पन्न हो जाती है, जिसे अधिगम अक्षमता कहते हैं। मुख्य रूप से इनमें 3 तरह की अक्षमताएं पाई जाती है: पढ़ने में अक्षमता, लिखने में अक्षमता एवं अंक निर्माण में अक्षमता। जो हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी में या शिक्षा मनोविज्ञान में जो सिलेबस में है, वह 3 तरह की ही अक्षमताओं के बारे में सिलेबस में है, या हम मुख्य रूप से 3 तरह की अक्षमताओं के बारे में पढ़ते हैं। यह एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको मैं फिर तिबारा यह बात कर रहा हूं कि ऐसे बालक मंद बुद्धि के बालक नहीं होते। बिल्कुल अनुष्का, नीलम, यह ऐसे बालक बैकवर्ड चाइल्ड, मंद बुद्धि के बालक या पिछड़ा हुआ बालक नहीं होते। ये मेंटल रिटार्डेड नहीं होते हैं, बैकवर्ड चाइल्ड नहीं होते हैं, यह वीआई नहीं होते हैं, यह एचआई नहीं, वीआई मीन्स विजुअल इम्पेयर्ड, यह दृष्टिबाधित नहीं होते हैं, यह मुख बधिर नहीं होते हैं, यह बैकवर्ड नहीं होते हैं, यह मंद बुद्धि के नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी औसत जो आईक्यू होती है वह एक औसत बच्चे से अच्छी होती है, इसलिए यह मंद नहीं होते हैं। और पिछड़ा के बारे में बता दूं कि पिछड़े बालक से किस प्रकार भिन्न होते हैं। जो पिछड़े बालक होते हैं वह सामाजिक या पारिवारिक कारणों से वो पिछड़ जाते हैं, किसी एक कारण से वह पिछड़ जाते हैं। उमेश चंद्र तिवारी जी, बहुत अच्छा मित्र आप भी लाइव हैं, बहुत अच्छा लगा। वो जो बालक होते हैं वो पिछड़े बालक नहीं होते हैं, क्योंकि पिछड़े बालक होने के कारण दूसरा होता है। और जो लर्निंग डिसेबल्ड या अधिगम अक्षम बालक होते हैं, उनमें मस्तिष्क की तंत्रिकाओं के दोष के कारण उनके मस्तिष्क में जो बनने वाला संप्रत्यय है, उसका सही संप्रत्यय का निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण से ऐसे बालक को एक या एक से अधिक क्षेत्रों में अधिगम में समस्या आती है। इसलिए इनको अधिगम अक्षम एक अलग कैटेगरी, जिसको भारत सरकार या पूरे दुनिया के लोगों ने इसको अलग नहीं मानते थे, लेकिन अब इसे स्वीकार किया गया है और एक विशिष्ट बालक की अलग कैटेगरी में इन बालकों को रखा गया है। इनमें जो समस्याएं आती हैं वो क्या समस्या? लिखने में समस्या आती है, पढ़ने में समस्या आती है, गणित में समस्या आती है, वाक संबंधी विकार होता है। इनमें यह कुछ तरह के इनकी समस्याएं होती है। जो शिक्षा मनोविज्ञान में जो हमारे सिलेबस में है, उसमें मुख्य रूप से 3 तरह के बालकों का विषय में हम पढ़ते हैं। पहला अपपठन, पहला जो है आप यह 3 हमारे पास बोर्ड नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान दें। पहला है अपपठन, दूसरा अपलेखन और तीसरा अपगणन। वैसे प्रकार तो 6 होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना सिर्फ 3। विमलेश वाजपेयी जी स्वागत है, ज्योति सिद्धार्थ जी स्वागत है सबका। यह मुख्य रूप से हम 3 तरह के बालकों के विषय में यहाँ अध्ययन करेंगे। पहला अपपठन, दूसरा अपलेखन, तीसरा अपगणित। अपपठन वाले बालकों में पढ़ने संबंधी विकार होता है। ऐसे बालकों में जो विकार होता है वह पढ़ने संबंधी विकार होता है। अपलेखन वाले बालकों में लिखने संबंधी विकार होता है और अपगणित वाले बालकों में गणित संबंधी विकार होता है। यह एक नाम मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं, जो कि हिंदी से अधिक उसका अंग्रेजी में प्रयोग होता है, उसलिए उसको भी पढ़ लीजिए। केवल नाम ही पूछ देता है परीक्षाओं में कि यह नाम है, इसमें कौन सा दोष पाया जाता है। तो आप अपपठन, अपलेखन, अपगणित समझ गए, अपगणन समझ गए। अब इनका अंग्रेजी में नाम दे देता हूं, सिर्फ अंग्रेजी से हिंदी में प्रश्न बन जाते हैं। यह इतना नवीन संप्रदाय है और इसके बारे में इतना कम लोग जानते हैं कि इसको समाज के हर एक व्यक्ति के पास, समाज के हर एक नागरिक के पास पहुंचाना आपका कर्तव्य है, कि जो अपने बच्चों के विषय में या समाज के अन्य बच्चों के विषय में इसके बारे में। अंजलि भारती जी स्वागत है आपका। सबसे पहले अपपठन क्या होता है? उसे अंग्रेजी में डिसलैक्सिया कहते हैं, जिनमें पढ़ने संबंधी विकार होता है। जब वो पढ़ते हैं तो वह पढ़ नहीं पाते, उनमें पढ़ने संबंधी दोष होता है, तो वह ऐसे छात्रों को डिसलैक्सिया कहते हैं। आप लोग इसे नोट कर ले, ऐसे छात्र को डिसलैक्सिया कहते हैं। अपलेखन, जिनको लिखने संबंधी जिनमें विकार होता है, ऐसे बालकों को डिसग्राफिया कहते हैं। अपगणन,
गणितीय कौशल संबंधी इनमें विकार होता है। ऐसे बालकों को डिसकैलकुलिया कहते हैं। यह मुख्य रूप से 3 भागों में, और अंग्रेजी में देखिए इनका जो मैं डिसएलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया जो मैं शब्द कहा, वह डिसलेक्सिया की जगह पे कई बार परीक्षाओं में या पुस्तकों में अलेक्सिया भी लिखा हुआ है। डिस की जगह पे अ लिखा हुआ है, अलेक्सिया भी लिखा गया है। डिसग्राफिया की जगह पे अग्राफिया भी लिखा गया है, और डिसकैलकुलिया की जगह पे अकैलकुलिया भी लिखा गया है। आप लोग इससे विचलित न होना। बहुत बार परीक्षाओं में ऐसे कंफ्यूजन, हाँ डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, बिल्कुल सही बात पंकज जी। डिसलेक्सिया की जगह पे बहुत बार किताबों में या परीक्षाओं में अलेक्सिया, अकैलकुलिया, अग्राफिया के रूप में भी यह प्रश्न पूछा जाता है। तो केवल इसके पहचान से ही प्रश्न बनते हैं। अभी तक इसके डेप्थ में प्रश्न नहीं बने हैं, पहचान संबंधी ही, लक्षण संबंधी प्रश्न बने हैं। और आप याद रखिए कि ऐसे बालकों की IQ औसत बच्चों की तरह या उनसे अच्छी होती है। इनको किसी कारण से इनकी तंत्रिकाओं में दोष आ जाती है, जिससे इनके मस्तिष्क में संप्रत्यय का सही निर्माण नहीं होता। रीतम गुप्ता, सौरभ पांडे जी, बिल्कुल स्वागत है आपको। चलिए अब मैं इनकी विशेषता या लक्षण के बारे में चर्चा करूंगा। एक हमारे बहुत ही घनिष्ठ हमारे गुरुजी जिनके अंडर में मेरी PhD हुई है, उनके बालक भी, वो भी आप नेट PhD हैं एजुकेशन में, वह भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं। बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा। स्वागत है आपका उमेश तिवारी जी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देखकर कि आप भी लाइव देख रहे हैं मुझे। आप हमारे गुरुजी के सुपुत्र हैं और हमारे मित्र भी हैं। चलिए अब विशेषताओं पे या लक्षण पे हम चर्चा करते हैं। एक मनोवैज्ञानिक है हाला हेल, आप नाम सुनिए। इनका एक नाम है हाला हेल और दूसरे नाम है टर्बन। इन्होंने जो लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्डों की एक 10 लक्षण बताई है इनके अनुसार। और लक्षण तो होती है, लेकिन यह हाला हेल और टर्मन के अनुसार ये इन्होंने 10 लक्षण बताए हैं। वह लक्षण थोड़ा सा सुन लीजिए आप लोग। ऐसे बालक जिनमें अति सक्रियता पाई जाती है। पहला लक्षण, ऐसे बालक जिनमें अति सक्रियता पाई जाती है। दूसरा लक्षण, ऐसे बालक जिनमें प्रत्यक्षीकरण गतिबद्धता पाई जाती है, वह भी इस श्रेणी में आते हैं, उनका भी एक लक्षण होता है। ऐसे बालक जो सांवेगिक अस्थिरता या संवेगों में अस्थिर होते हैं, ऐसे बालक। और क्या इनके लक्षण है? चलिए बहुत अच्छा। विक्की फौजदार जी, अविनाश चौधरी जी, आप लोग जुड़ चुके हैं। नीलम शर्मा जी, स्वागत है आप लोगों का। इनमें अव्यवस्थित अवधान, ये अटेंशन इनमें अव्यवस्थित होता है। वह चीज़ों पे अटेंशन इनका जितना होना चाहिए एडेक्वेट नहीं होता है, पर्याप्त नहीं होता। और क्या होता है? आवेगिता, ये आवेगी होते हैं, तुरंत आवेग में आ जाते हैं। दूसरा लक्षण क्या है? चिंतन और स्मृति में अव्यवस्थित। स्मृति तो इनकी अच्छी होती है, लेकिन चिंतन भी, ऐसा नहीं है कि चिंतन नहीं कर पाते, लेकिन चिंतन इनकी अव्यवस्थित होती है। वह जिनका चिंतन करना चाहिए या जिनके विषय में सोचना चाहिए उस समय उसको नहीं सोच पाते हैं। अव्यवस्थित चिंतन एवं स्मृति पाई जाती है। यह लक्षण जो मैं बता रहा हूँ वह लक्षण सामान्य नहीं है, यह सिर्फ हाला हेल एवं टर्बन द्वारा दिया गया लक्षण है। इस पे बहुत कभी कम काम हो पाया है। मैं स्वयं इस पे डिसकैलकुलिया पे काम कर रहा था, लेकिन कुछ समस्या के कारण मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को छोड़कर जब संपूर्णानंद में आ गया तो इस पर काम नहीं कर पाया। यह मेरा बहुत ही पसंदीदा एरिया था जिस पे मैं चाह रहा था कि ऐसे बालकों पे मैं काम करूं, क्योंकि उस समय तक बहुत कम ऐसे PhD भारत में हुए थे। 1 या 2 PhD ही हो पाए थे भारत में। डिसकैलकुलिया पे शायद कोई PhD था ही नहीं भारत में। मैं उस पर काम करना चाह रहा था, लेकिन हिंदी के वजह से संपूर्णानंद में जब मैं आ गया तो हिंदी में PhD लिखना होता था। उसके वजह से यह हिंदी में इसके मैटर नहीं थे और हिंदी इसका क्लिष्ट हो जाता था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। रोहित दुरिया जी, ऐसे बालकों में हीनता की भावना होती है। हलाहेल ने कहा कि ऐसे बालकों में हीनता की भावना होती है। और हलाहेल ने क्या कहा? पढ़ने लिखने तथा गणितीय प्रक्रिया के विकार होते हैं इनमें।
इनको एक बात और मैं बता दूं आपको, अधिगम विकार वाले भी बालक कहते हैं, अधिगम विचलन वाले भी बालक इन्हीं को कहते हैं। अधिगम विकार भी इनमें विकार जो होती है अधिगम संबंधी विकार होती है, तो इन बालकों को अधिगम अक्षम, अधिगम विकार, अधिगम विचलन भी कहते हैं। लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड भी, एलडी चाइल्ड भी कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक एलडी ही प्रयोग में होता है, लर्निंग डिसेबल्ड प्रयोग में होता है। लेकिन आपको नाम जानना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में केवल हिंदी और अंग्रेजी के चक्कर में यह गलती हो जाती है। ठीक है, ऐसे बालक बोलने व सुनने में विकार, ऐसे बालकों के बोलने और सुनने में भी विकार होती है। ऐसे बालकों में तंत्रिका तंत्र में दोष होता है। यह मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसे बालकों में तंत्रिका तंत्र में दोष के कारण इनके मस्तिष्क में उचित संप्रत्यय का निर्माण नहीं हो पाता। अब देखिए, जो सामान्य इनमें लक्षण है, जो सभी ने मिलकर जिसको दिया है, उन लक्षणों पे हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने चर्चा जो किया वह सिर्फ हालाहेल एवं टर्बन के द्वारा दी गई लक्षणों के विषय में या विशेषताओं के विषय में हमने चर्चा किया। और क्या लक्षण है इनमें? बोलने संबंधी जो अन्य लक्षण है, यह तो मैं अभी हालाहेल के अनुसार बताया, टर्बन के अनुसार बताया। अब अन्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया जो लक्षण है उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। इनमें बोलने संबंधी, लिखने संबंधी, गणितीय संबंधी या सुनने संबंधी, पढ़ने संबंधी आदि विकार होते हैं। बोलचाल की भाषा का देरी से इनमें विकास होता है ऐसे बालक। और एक बार और जान जाइए, मैंने 3 कहा, लर्निंग डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया एवं डिसलेक्सिया। तो यह नहीं कि एक लक्षण है तो दो तो जैसे मैंने अभी बोला कि इनमें बोलने में दिक्कत या देर से इनकी बोलचाल की भाषा का विकास देर से होता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सब में देर से होगा। हो सकता है कि जिनमें डिस्कैलकुलिया हो उनमें तो भाषा जल्दी आ जा रही है, लेकिन उनको गणित संबंधी दिक्कत हो रही है। तो यह आप ध्यान रखिएगा, ये समान मैंने तीनों के लिए मैं बात कह रहा हूं। बोलचाल की भाषा का विकास इनमें देर से होता है। इनकी आईक्यू, आप यह भी ध्यान रखें, अक्सर ये बात पूछा गया है, इनकी आईक्यू सामान्य से अच्छी होती है, यानी कि इनकी 90 और 110 के मध्य या उससे भी अच्छी इनकी आईक्यू होती है। यह बालक बैकवर्ड नहीं होते हैं। फिर से एक बार मैं कह रहा हूं कि ये बालक पिछड़े बालक नहीं होते हैं, ये बालक मंद बुद्धि बालक नहीं होते हैं, यह बालक बहरे नहीं होते हैं, यह बालक गूंगे नहीं होते, यह बालक मुकबधिर नहीं होते, यह दृष्टिबाधित नहीं होते हैं। ये बालक ऐसे नहीं होते हैं, ये इनसे सामान्य से भिन्न है। आप देखकर या अन्य क्रियाओं को देखकर आप पहचान नहीं पाएंगे। 1-2 ऐसे साइंटिस्ट भी हुए जो कि दुनिया में जिन्होंने नाम किया, जो विज्ञान की आधारशाला है, उनमें भी डिसलेक्सिया था, वह भी, उनको भी पढ़ने में दोष था। वो वैज्ञानिक भी हुए, वैज्ञानिक नहीं, वो छोटे मोटे वैज्ञानिक नहीं हुए, वो बहुत बड़े लेवल पे सर डिस्फेजिया, ऐसा है कि डिस्फेजिया जो अब पठन है उसका सिलेबस, वो सिलेबस में नहीं है। ऐसे तो 6 प्रकार होते हैं। डिस्फेजिया के बारे में सिलेबस में उसको मनोविज्ञान के सिलेबस में रखा गया है, लेकिन आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। विश्व यादव जी, आप यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो उसके सिलेबस में इसको नहीं रखा गया है। उसलिए वाक पठन संबंधी जो दोष होता है, डिस्फेजिया जिसको कहते हैं, यह भी आप जो जान ही जाइए। डिस्फेजिया, जिनमें वाक पठन संबंधी दोष होता है, उनको डिस्फेजिया कहते हैं, या अफेजिया भी इसको कहते हैं। यह भी एक इनका प्रकार होता है, लेकिन यह शिक्षा मनोविज्ञान के सिलेबस में नहीं है। लेकिन आप लोग जाने, याद रखें, अच्छी बात है। चलिए, अब हम बात करते हैं स्मरण संबंधी जो दोष है उस पे, नहीं सॉरी, अब हम और नए लक्षणों के विषय में चर्चा करेंगे। इनकी गति संबंधी विकार होती है। इनमें यह ठीक ढंग से चल नहीं पाते या कार्य नहीं कर पाते, इनमें गति संबंधी विकार होती है। दिशाओं का इनमें बोध नहीं होता। यह दाया और बाया, लेफ्ट राइट में सदैव कंफ्यूज होते हैं। जैसे इनको क लिखना है तो आप सामान्य रूप से जैसे क लिखते हैं, उसके ठीक उल्टा वो ऐसे गोला, राइट साइड गोला बना देंगे और वो उसकी जो वक्र है वह लेफ्ट साइड बना देंगे। तो इनमें बाया और दाया का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ऊपर नीचे का भी इनमें कॉन्सेप्ट नहीं होता है।
आप इनको बार बार लाइन सिखाइए कि ऊपर गोला होता है, नीचे सीधी लाइन होती है, आप उल्टा बना देंगे, या ऊपर सीधी लाइन बना देंगे, नीचे गोला बना देंगे। तो इनमें इस तरह की दिक्कत होती है, इस तरह की समस्या इनमें होती है। ठीक है। और क्या समस्या होती है? स्मरण संबंधी इनमें विकार होता है। और क्या होता है? ये अभिव्यक्ति में इनको कठिनाई होती है। ये कुछ ऐसे बालक होते हैं जो अपनी बातों को कर तो बहुत बढ़िया, समझ तो बहुत बढ़िया जानते हैं, काम भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन यह बालक अभिव्यक्त नहीं, अपने कार्यों को, अपने चीज़ों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। और क्या, इनमें अवबोध की कठिनाई होती है, चीज़ों को समझ कर आत्मसात भी नहीं कर पाते। सौरभ जी, पहली बार आप सर की क्लास में। हाँ बिल्कुल सूरज। चलिए, अब हम एक अभी समय है, उनमें से एक कैटेगरी है, आप लोग चाहेंगे तो मैं 6 पढ़ा दूंगा, लेकिन सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उसको 3 ही पढ़ा रहा हूँ। आप लोग यदि कहेंगे तो मैं 6 के 6 प्रकार पढ़ा दूंगा। और हाँ, ये भी एक बार हम लोग चर्चा कर लें कि यह 2 से 3 दिन में समावेशी शिक्षा समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग यह डिसाइड कर लें कि इसके बाद किस एरिया में हम लोग चलें। क्या चतुर्थ सेमेस्टर के सिलेबस पढ़ें, या हम लोग कुछ नया फिर से लेकर, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो या जिसको आप लोग उचित समझते हो परीक्षा की दृष्टि से, आप उसको बताएं, तो उसको लेकर हम लोग आए। यह 2 से 3 और क्लास चलेंगे, उसके बाद समावेशी शिक्षा खत्म हो जाएगा। और 3rd सेमेस्टर के सिलेबस में इसका आधा पोर्शन गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं इसके बाद गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी शुरू कर सकता हूँ, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन शुरू कर सकता हूँ। आप लोग विचार कर लीजिए और मुझे 1-2 दिनों में बता दीजिए कि इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्योंकि यह 2 से 3 क्लास में समावेशी शिक्षा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। अब हम सबसे पहले डिसलेक्सिया, जो अपपठन संबंधी जो बालक होते हैं या अपपठन जिनमें होता है, ऐसे बालकों के विषय में अध्ययन करेंगे जिनमें पढ़ने संबंधी विकार होता है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उनका लक्षण क्या होता है यह जान लेंगे, और कुछ कारण भी जान लेंगे कि किन कारणों से होता है। हालांकि ये क्लिनिकल वर्ड है, क्लिनिकल एरिया है, हम लोगों को बहुत नहीं पढ़ना है। टीचिंग मेथड, टीचिंग 4th सेमेस्टर, जो भी आप 4th सेमेस्टर ना कहें, आप टॉपिक बताएं कि किस एरिया को हम चले। आप जैसे उसमें विद्यालय प्रशासन है या जो भी हो, उस तरह से टॉपिक बताएं हमें। और अभी 3rd सेमेस्टर का परीक्षा नहीं है, 4th सेमेस्टर के बारे में बहुत आप परेशान ना हो, अभी बहुत दिनों के बाद परीक्षा होनी है। बिल्कुल अभी लॉकडाउन नहीं खुलना है और परीक्षा नहीं होना है। सर 1st और 2nd सेमेस्टर का भी, हाँ बिल्कुल अभिषेक जी, मैं जो फर्स्ट सेमेस्टर अभी प्रेरणा और पुनर्बलन 1st सेमेस्टर का ही था, मैं उसको भी ध्यान में रखकर, तो आप लोग निर्धारित कर लीजिए कि हम लोग कहाँ से चले। आप लोग कहेंगे तो बिल्कुल मैं 1st सेमेस्टर से शुरू कर दूंगा, और क्लास अनवरत आता रहेगा। 1st से 4th तक जितना सिलेबस है सभी सिलेबस को मैं पढ़ाऊँगा, और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊँगा। अधिगम बिल्कुल सब लोग आप डिसाइड करके आप लोग मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा कि मुझे क्या इसके बाद क्या पढ़ाना है। तो इसके डिसलेक्सिया के जो सामान्य लक्षण है उस पर हम चर्चा करेंगे, और फिर चर्चा कर लेंगे कि उनके कौन से कारण हैं और उनको किस तरह से हम उनको शिक्षा दें कि वह विकार दूर हो जाए। सबसे पहले तो आप डिसलेक्सिया जो अपपठन है, संवेगात्मक अस्थिरता, लर्निंग डिसेबिलिटी का समस्या है, कृपया सर इस बात को जरूर बताइए। बिल्कुल सौरभ जी, यह संवेगात्मक अस्थिरता कारण भी है और इसका लक्षण भी है। संवेगात्मक अस्थिरता, लर्निंग डिसेबिलिटी का सौरभ जी, यह इसका बहुत बड़ा लक्षण है। यह इनका जो संवेग होता है अस्थिर होता है, अव्यवस्थित होता है, तुरंत गुस्सा जाएंगे, तुरंत रोने लगेंगे। मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, उमेश जी बिल्कुल, वह तो हमारा सबसे पसंदीदा एरिया है। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं अपपठन पे। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पे आप लोग डिसाइड करके मुझे बता दीजिएगा, मैं वो शुरू करूंगा। पढ़ने संबंधी इनमें विकार होता है। पढ़ने संबंधी विकार में पर्याप्त प्रयास के बाद भी
यह जानिए कि यह नहीं है कि आप प्रयास नहीं किए और आप पे पढ़ने संबंधी विकार हो गया। आप पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी यदि उनमें समस्या हो पढ़ने संबंधी, पर्याप्त प्रयास के बाद भी यदि पढ़ने संबंधी उनमें समस्या हो, तो ऐसे बालकों को डिसलेक्सिया या अपपठन वाले श्रेणी में रहते हैं, पर्याप्त प्रयास के बाद भी। विकार क्या होता है? इनमें बुद्धि की कमी नहीं होती, यह इनका लक्षण है। इनमें भी वही लक्षण आएगा कि इनमें बुद्धि की कमी नहीं होती, यह मानसिक रोगी नहीं होते, ये मेंटल रिटार्डेड नहीं होते, ये ज्ञानेंद्रियों का विकार भी इनमें नहीं होता। यह नहीं कि इनका आंख में ही ऐसा समस्या है कि इनका जो बिंब बन रहा है वह उल्टा बिंब बन रहा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये सब इनमें नहीं होता है, यह भी आप जानिए। क्या होता है यह भी जानिए, और क्या नहीं होता है यह भी आपको जानना चाहिए। उसके बाद पढ़ने की गति धीमी होती है। ऐसे बालकों की पढ़ने की गति धीमी और अशुद्ध होती है। जो अपठन संबंधी विकार वाले बालक होते हैं उनमें पढ़ने की गति धीमी होती है और अशुद्ध होती है। पढ़ने के बाद उनके अर्थ को यह ग्रहण नहीं कर पाते, पढ़ भी लेते हैं तो उनके अर्थ को यह सही ढंग से ग्रहण नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है, इस पे भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऐसा होता है अप्रभावी अधिगम के कारण। एक तो यह शारीरिक रूप से इनकी दिक्कत है, तंत्रिकाओं में दिक्कत के कारण होता है। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण है कि इसे पूर्णतः ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसमें सुधार कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा इसका कारण है कि अप्रभावी अधिगम अनुदेशन के कारण भी इनमें अपपठन या डिसलेक्सिया हो जाता है। ठीक है, और इनमें सुनने और समझने आदि में विकार पाया जाता है, यह भी इनमें आता है। ये चीज़ों को स्पष्ट सुन नहीं पाते हैं, उनमें इनको समस्या होती है, उनका संप्रत्यय का निर्माण नहीं हो पाता है। मुख्य कारण धीमी गति, अशुद्ध और अर्थ नहीं समझना, यह अपठन के 3 तो मुख्य कारण हैं। ये 3 कारण है। यह धीमी गति होती है इनकी पढ़ने की, अशुद्ध पढ़ते हैं, और अर्थ को जो पढ़ते भी हैं उसके अर्थ को नहीं समझ पाते। ठीक है, अब इनको किस तरह से शिक्षा दें कि इनका यह विकार को हम दूर कर सकते हैं। पहले तो इनके जो विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके, आपको याद होगा उस फिल्म को याद करिए, वह जब आमिर खान जब आता है तो उसको कैसे वो सिखाता है, जो वो बालक है, क्या नाम है मुझे याद नहीं है। उस फिल्म को आप लोग जो देखे होंगे, बिल्कुल नहीं देखे होंगे तो उस फिल्म को देखना चाहिए। एक इसी थीम पे वो फिल्म बनी है। उस बालक में वह बहुत बड़ा चित्रकार होता है, लेकिन वो 6 और 9 नीति माहौर जी, स्वागत है आपका, आप भी आज हैं, बहुत अच्छा। वो जो बालक होता है वह 6 और 9 में अंतर नहीं समझ पाता। वह 2 और 8 में भी उनको कभी कभी दिक्कत हो जाती है, क उल्टा लिख देता है। तो ऐसे बालकों को छोटे छोटे टुकड़े में यदि शब्द पढ़ाना है तो छोटे छोटे शब्द पढ़ाइए और पर्याप्त प्रैक्टिस कराइए, अनफ प्रैक्टिस कराइए, जिससे कि उनमें उनका यह अभ्यास हो जाए कि वह गलती न कर सकें। तो विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके रखना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। और अंगुली रखकर इनको पढ़ाते समय आप दूर से मत पढ़ाइए। जो अपपठन वाले, डिसलेक्सिया वाले बालक होते हैं, इनको अंगुली रखकर, जहाँ पे रखिए वहाँ पे आप अपना अंगुली रखिए या उनको रखवाइए। अंगुली रख कर आपको पढ़ाना चाहिए, अंगुली रख कर पढ़ाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, पहले अध्याय का सारांश बताना चाहिए या संप्रत्यय बताना चाहिए। जो आप पढ़ा चुके, यदि इसके पहले जो पढ़ा चुके उसके बारे में उनका सारांश या उनको बार बार दोहराना चाहिए। यह भी एक कार्य हमेशा करना चाहिए। हाँ, तारे जमीन पर, हाँ ठीक है, यही फिल्म थी, तारे जमीन पे। ईशान नाम है सर, बिल्कुल आप लोगों ने देखा है। यह बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बना है यह फिल्म, इसी कॉन्सेप्ट पे। वह इतना बड़ा चित्रकार होता है, देखिए वो जब अपनी डायरी में चित्र बनाता है तो किस तरह से अपने मम्मी पापा से वो दूर होता जाता है, वह कितना बढ़िया वहाँ डिफाइन किया है। लेकिन वह शब्दों के जाल को नहीं समझ पाता, अक्षरों या जो
नंबर्स हैं, नंबर्स को नहीं समझ पाता है, लेकिन वो आगे चल के वह ठीक होता है, कुछ उसमें सुधार हो जाती है। यह बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े इनमें कभी भी होते हैं। ये डिस्कैलकुलिया है लेकिन वो कभी हो जाते हैं, डिसलेक्सिया है लेकिन वो साइंटिस्ट हो जाते हैं। तो ये ऐसे बालक बहुत अच्छा कार्य भी करते हैं क्योंकि इनकी IQ सामान्य से ऊपर की होती है। अब क्या करना चाहिए, किसी भी पाठ को पढ़ाने से पूर्व उसका चित्र व सारांश बताना चाहिए। आप यदि बिल्ली शब्द सिखा रहे हैं तो बिल्ली का चित्र दिखाइए और उसे बार बार उसको अभ्यास कराइए कि उससे सर रात को भी लाइव आएंगे ना, आप लोग तैयार हो तो मुझे क्या करना है, मैं तो आ ही जाऊंगा। आप लोग तैयार हो तो रात को भी लाइव आकर इसको पूरा खत्म कर दूंगा। वाह अभिषेक सौरभ, ये बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया, मैं नाम नहीं रखना चाह रहा था, ये बात सत्य है। पाठ के प्रति जागरूकता व प्रेरणा उत्पन्न करना चाहिए। मैंने कल भी कहा कि यह पाठ के प्रति आपको अधिगम तभी आप कर सकते हैं जब आपको अभिप्रेरित किया जाए। आपके पास सामग्री होने से आप नहीं कभी पढ़ेंगे जब तक कि आपके अंदर अभिप्रेरणा न जागृत हो। तो बिल्कुल सही है, पाठ को पाठ के प्रति जागरूकता और अभिप्रेरणा उत्पन्न करना चाहिए। फिर और कैसे पढ़ाना चाहिए, जैसे आपने TOP पढ़ाया तो उससे संबंधित जितने प्रश्न हैं उसको बताइए कि वो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वह आप तो समझ रहे हैं कि TOP लिखा हुआ है लेकिन वह देख रहा है कि पॉट लिखा हुआ है। तो आप जब टॉप सिखाना चाहते हैं तो उस समय पॉट, POT, OTP ऐसे जो भी से संबंधित TPO, PTO ऐसे वर्ड्स बनाकर बताइए कि यह नहीं है, तब वो समझेगा कि अच्छा टॉप ये है। नहीं तो बार बार उस चीज को गलती करेगा कि आप जब टॉप लिखेंगे वो पढ़ेगा पॉट, तो आप टॉप लिख दिए तो उनको याद कराने के लिए या समझाने के लिए उनको बार बार POT, OPT, TPO, PTO ऐसे वर्ड सिखाइए कि ये नहीं है, मैं आज टॉप सिखा रहा हूं, OPT नहीं समझना है आपको, POT नहीं समझना है। तो ऐसे करके आप बार बार उसको बताइए। जैसे आप 46 सिखा रहे हैं तो 76, 56, 36 इस तरह के जो भी उससे रिलेटेड शब्द हैं उसको बताइए। आप 6 बता रहे हैं तो 6 और 9 दोनों को बार बार चित्र के द्वारा कि ये है 6 और ये है 9, इसे बार बार आप दिखाकर 9 और 6 उसको बताइए कि ये है, ये अंतर है। तो इस तरह से उनको छोटे छोटे करके आप W सिखा रहे हैं तो W के बगल में आपको M भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप तो समझ रहे हैं कि W वो पढ़ रहा है लेकिन वह उसको वह W नहीं पढ़ रहा है, उसको वह M पढ़ रहा है। तो आपको W सिखाना है तो उसको M से संबंधित शब्द को भी वहां बताकर कहना पड़ेगा कि यह तो M है, MAN मैन होता है, और W सिखाना है तो उससे अपोजिट वाले को जहां उसे कंफ्यूजन हो सकता है, जहां वो गलती कर रहा है, उसको भी आपको बताना पड़ेगा जिससे उसके मस्तिष्क में जो संप्रत्यय बनता है वह सही बने। और क्या, कविता, कहानी इनको सुनाइए और इनसे कहिए कि कंप्यूटर की सहायता से उसका विजुअलाइजेशन कराए, कंप्यूटर के द्वारा उसकी विजुअलाइजेशन कराए। ठीक है, उससे कहानी को केवल सुनाए नहीं, उसको दिखाए कि वह चीज़ों को समझ पा रहा है। कि पानी पी रहा है तो पानी पीते समय आप फोटो भी दिखाइए, हल चला रहा है तो हल चलाने का फोटो भी उसे दिखाइए। जो कहानी आजकल एनिमेटेड जो स्टोरी होती है ऐसे कहानी दिखाने से उनको बहुत फायदा होता है। इन बालकों को नियमित जानकारी देना चाहिए, इनके पाठ को बार बार दोहराना चाहिए और अध्यापक को बहुत धैर्यवान होना चाहिए। उनको इतना धैर्य होना चाहिए कि वह उबे नहीं, झल्लाए नहीं। यदि खुद संवेगात्मक रूप से वो अस्थिर हो जाए अध्यापक या घबरा जाए तो कैसे उसका समाधान कर पाएगा। तो यह भी जरूरी है कि अध्यापक भी धैर्यवान हो, मनोविज्ञान की जानकारी रखता हो, ऐसे चीज़ों को, ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए वो अभ्यास किया हो या कहीं ट्रेनिंग लिया हो। ठीक है, अब मैं 2 टॉपिक यदि आप लोग रात में कहेंगे तो रात में, या फिर मैं कल इसी समय पे जो इसके 2 टॉपिक हैं उस पर चर्चा कर लेंगे। अभिषेक गिरी सर नाइट में ऑनलाइन आइए आप। बिल्कुल अभिषेक जी, आप लोग कहें तो मैं आ जाऊंगा, मुझे आने में कोई समस्या नहीं है। मैं रात में भी लाइव रहूंगा, 10 बजे भी लाइव रहूंगा। आप लोग एक कॉमन एग्रीमेंट करके मुझे
मुझे बता दीजिए, कॉमन एग्रीमेंट करके भी मुझे बता दीजिए कि रात में आना है तो मैं रात में भी आ जाऊंगा। आप लोग पढ़ना आप लोगों को है, मुझे तो केवल भाषण देना है। मैं भाषण देकर खाली हो जाऊंगा, लेकिन आपको समझना है, आपको तैयार करना है। अब इससे संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठता हो तो बिल्कुल आप लोग पूछिए। उस समय आप लोग पूछते हैं तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, आप लोग पूछिए। कई प्रश्न आए, मैं उस समय देख नहीं पाया। अब आप प्रश्न पूछ लीजिए मुझसे, जो आप पूछना चाहते हो। आप प्रश्न पूछिए, आप लाइक शेयर के चक्कर मत पड़िए, वो तो होता ही रहेगा। आप प्रश्न पूछ लीजिए, वो तो बाद में भी आप कर सकते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग पंकज जी, ठीक है। डिसलेक्सिया एक तंत्रिका तंत्र से जुड़ी अनुवांशिक बीमारी या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। बिल्कुल सही बात है, अनुवांशिक भी है और गर्भावस्था में या चोट, रोग आदि विकार से भी इनमें तंत्रिकाओं में दोष हो जाता है। यह अनुवांशिक भी है और इसे माना जाता है कि यह पूर्णतः क्योरेबल भी नहीं है। यह भी एक आप लोग ध्यान रखें कि सौरभ जी कि यह क्योर भी नहीं हो सकता है, पूर्णतः इसको ठीक भी आप नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अभ्यास द्वारा आप इनको जितना जरूरी है उतनी चीज़ों को सिखा पाएंगे। यह पूर्णतः क्योर नहीं हो पाता है, क्योंकि ये तंत्रिका दोष है। तंत्रिकाओं में दिक्कत होती है, जिससे इनके मस्तिष्क में संप्रत्यय, उचित संप्रत्यय नहीं बन पाता है। बिल्कुल। और किसी के मन में कोई प्रश्न हो? हाँ, आज यदि मैं लाइव आता हूं तो उसी टॉपिक को और आगे डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया और डिसकैल्कुलिया पे मैं बात करूंगा। चलिए, बिल्कुल मैं आज 10 बजे फिर लाइव आता हूं और इसको लर्निंग डिसेबिलिटी को, लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड को समाप्त कर देता हूं। आप लोग 10 बजे उपस्थित रहें। मेरा नंबर आप लोग ले लीजिए, मेरे फेसबुक आईडी से आप लोग ले लीजिए, वहां मिलेगा, या उस मैसेंजर पे आप लोग दीजिए, मैं मैसेंजर पे दे दूंगा। और कोई प्रश्न किसी के मन में हो? बिल्कुल, आज नाइट में 10 बजे मैं लाइव रहूंगा, आप लोग आइए और इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आज समाप्त कर लेते हैं। आइए, बिल्कुल आपका स्वागत है। रोहित धुरिया जी, मैं नंबर आप लोगों को दे देता हूं। चलिए, मैं मुझसे बाद में आप लोग मैसेंजर पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज का क्लास समाप्त करते हैं, फिर 10 बजे रात को मिलते हैं। हाँ बिल्कुल सौरभ जी, यह बात सत्य है। इसके पहले पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट जो बना था उसमें इसको शामिल नहीं किया गया था। यह अभी बहुत हाल ही में इसको शामिल किया गया है विशिष्ट बालक के लिए। इसके पहले इसको शामिल नहीं किया गया था अभी तक। धन्यवाद, फिर मिलते हैं 10 बजे।